गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले रुक करेंगे दौसा का, जहां पर बोरवेल में फंसे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। 56 घंटे बाद आर्यन को बोरवेल से निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टर ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। 150 फीट गहरे बोरवेल में दरअसल 5 साल का मासूम आर्यन फंस गया था। 9 दिसंबर को खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था आर्यन। तो यह हादसा तब हुआ था जब 9 दिसंबर को बताया जा रहा है मासूम आर्यन खेल रहा था और इसी दौरान खेलते खेलते उसे बोरवेल का गड्ढा जो था वो नजर नहीं आया और 5 साल का मासूम 150 फीट गहरे गड्ढे में जाकर के फंस गया। कड़ी मशक्कत की गई उसको निकालने के लिए, लगातार कोशिशें जारी थी। हालांकि कोशिशें जो थी वो कामयाब नहीं हो पाई और बताया जा रहा है कि मासूम आर्यन ने अपनी जान गंवा दी है। 9 दिसंबर को यह हादसा हुआ था जब खेलने के दौरान आर्यन बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद जैसे ही उसे निकाला गया, लगभग 56 घंटे के बाद बताया जा रहा है, जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि डॉक्टर्स ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया जब उसे अस्पताल लेके जाया गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जहाँ गमगीन माहौल है तो वहीं परिजन जो है वो बेहद ही परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के मासूम आर्यन को खो दिया है। हालांकि हर तरीके की कोशिशें सरकारी स्तर पर की गई थी। एलएनपी मशीनें भी मंगाई गई, कई जेसीबी काम कर रही थी, ट्रैक्टर भी लगे हुए थे, पोकलिन मशीन भी मंगाई गई थी जो इन चीज़ों की एक्सपर्ट मानी जाती है। वर्टिकली भी गड्ढा खोदा गया, पैरेलली भी गड्ढा खोदा गया, लेकिन तमाम वो कोशिशें काफ़ी वक्त लगा, 56 घंटे उस तक पहुँचने में लगे और ऐसे में उसकी मौत हो गई। बोरिंग से बाहर निकाल लिया है और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी हैं जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस कर लेंगे, फिर वो आगे की जो भी हमें कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि 9 तारीख को जब ये घटना घटी थी तकरीबन 3:30-4 बजे, तभी से चालू था और अभी आप देख सकते हैं 11:50 हो गए हैं और 11 तारीख है। अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। देखिए, बच्चा जो है करीब 150 फीट पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गहराई बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण इस ऑपरेशन में टाइम लगा। अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए, लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा और बहुत सारे हमने प्रयास किए। वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे, लेकिन अंततः एनडीआरएफ की टीम और सारी टीम लगी रही और अंततः ये उसको बच्चे को निकालने में हमने सफलता पाई है। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही। आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए और ऊपर निकाल के जो है अभी आगे मेडिकल केयर के लिए भेज दिया। माँ का रो रो का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि माँ की तबीयत तक बिगड़ गई, चूंकि उसको उम्मीद थी कि उसका बच्चा सही सलामत बाहर निकलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा घंटे बीतते गए और उसके बाद आर्यन को नहीं बचाया गया। दरअसल आपने सुना वहां पर अधिकारी मौजूद थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गहराई बहुत ज्यादा थी और इस सब के दरमियान सवाल सिर्फ कुछ ऐसे उठने लगे हैं जो उनका जवाब अब सभी चाहते हैं कि आखिर ऐसे हादसे बोरवेल में जो फंसने से बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं कब थमेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर आखिर क्यों लगी? हादसे के दिन ही जो पाइलिंग मशीन होती है, जो एक्सपर्ट इन चीजों की मानी जाती है, वो क्यों नहीं लगाई गई? 2 दिन बाद फिर पाइलिंग मशीन को आप बुलाते हैं। क्या प्रशासन को ऐसे हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए? बोरवेल से निकालने की तकनीक पर काम आखिर कब किया जाएगा ताकि देरी ना हो? जैसी ही ऐसी घटनाएं सामने आए तो बच्चों को तत्परता के साथ निकालने की कोशिशें जो हैं वो की जाने लगे। हालांकि इस सब के दरमियान सवाल ये भी एक बड़ा बनता है कि ऐसे हादसों से प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता? और देखिए, यहाँ पर पल्लवी देखने वाली बात ये भी है कि 2006 का एक वक्त था जब सबसे पहले हादसा हमने अगर होगा सभी के जहन में तो प्रिंस गिरा था और उसके बाद से लगातार अब तक ये हादसे होते रहते हैं गांव दिहाड़ी में, खेतों में। तो
आखिरकार फिर हमने इस तकनीक पर काम क्यों नहीं किया कि इस तरीके की कोई मशीन हो, इजाद की जाए, रिसर्च की जाए कि वो बहुत जल्द ही गड्ढे को खोद पाए। बिल्कुल। और इसी इन सब के बीच में यहाँ पर जागरूकता को लेकर भी अब जाहिर तौर पर प्रशासन को एक बड़ी मुहिम चलानी चाहिए, जो कि लोग बोरवेल तो खोद देते हैं लेकिन उसको ढकने का काम नहीं करते। और यही कुछ हुआ था आर्यन के साथ। खेत में बोरवेल खुदा हुआ था गड्ढा, पास में बच्चा खेल रहा था, उसकी माँ भी मौजूद थी, लेकिन माँ ने जब तक पलट के देखा तब तक बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। दौसा की बात पल्लवी ये है कि कुछ हाल ही के दिनों में ये 5वां हादसा है। और आपने अगर 2 महीने पहले की बात याद होगी तो एक बच्ची थी जो कि 1.5 से 2 साल की थी, वो भी सितंबर महीने में गिर गई थी। हालांकि गनीमत रही थी कि उसे बचा लिया गया था। दौसा ने ही वो एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, तस्वीरें भी पहुंचाई थी। संवाददाता हमारे साथ आशीष टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, कोशिशें तो बहुत सारी की गई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, जो आर्यन है उसे बचा नहीं पाए और आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत कोशिशें की गई, एनडीआरएफ जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की गई और मेहनत में कोई कमी नहीं रही और 56 घंटे का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चलाया गया। हर स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन जो देश की तकनीक है उस पर सवाल खड़े हुए कि इतने लंबे ऑपरेशन चलने के बावजूद भी ऐसी कोई मशीन नहीं आ पाई जो वास्तव में इसको जल्दी ऑपरेशन को खत्म कर सकती थी और आर्यन को बचा सकती थी। लेकिन जो एनडीआरएफ के पास जो संसाधन थे उन संसाधनों पर उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनको बार बार विफलताएं मिली क्योंकि ये जो बोरवेल था काफी विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि अंदर एक बोगी फंसी हुई थी। इसके कारण हर कोई जो उनका तकनीक थी वो फेल होती जा रही थी, क्योंकि बच्चा बोगी के नीचे था। तो करीब 5 से 6 फीट की जो बोगी होती है। अच्छा आशीष, क्या अब तक ये बात चुनौतियां, चूंकि आप पिछले 3 दिन से आप बता रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, वहां पे जिला अधिकारी भी मौजूद थे, इन सबके बीच में कुछ ये पता चल पाया बच्चे ने कब दम तोड़ा होगा? चूंकि 56 घंटे लग गए उसको। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा का शुरुआत में जब सीसीटीवी डाले गए थे तब उसका मूवमेंट नजर आ रहा था और बच्चा घटना के करीब 24 घंटे तक वो उसका मूवमेंट नजर आ रहा था। उसके बाद में उसमें मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, तो ये कहा जा सकता है कि बच्चा का 24 घंटे बाद उसने संभवतः दम तोड़ा होगा। लेकिन क्योंकि इतना ऊंचाई से वो गिरा है, नीचे लोहे का एक बड़ा बोगी था, तो संभवतः उसका जो सिर के बल गिरा होगा, तो बोगी पर सिर गिरने से उसकी मृत्यु हुई होगी। हालांकि ये सभी जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था काफी लंबा चला और काफी रिस्की था, सीसीटीवी भी इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वहां इतना मॉइस्चर बन रहा था कि अंदर पानी था। जहां आर्यन फंसा हुआ था, कई बार तो आर्यन को पानी टच कर जाता था, जल स्तर इतना बढ़ जाता था। ऐसे में आसपास के क्षेत्र में पानी की मोटर को चालू करना पड़ता था ताकि जल स्तर डाउन पड़ा रहे। काफी प्रयास करने पड़े और उन सभी प्रयासों के बाद आखिरकार एनडीआरएफ को सफलता मिली और जिला प्रशासन को सफलता मिली। इस पूरे ऑपरेशन में जो पाइलिंग मशीन है उसका उपयोग किया गया, क्योंकि पाइलिंग मशीन को बुलाने में ही आने में ही 5-5, 6-6 घंटे का समय लगता है। नहीं आशीष, लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि पाइलिंग मशीन जो कि इन चीजों के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है, जब आपको पहले दिन ही दिख रहा है कि चुनौतियां हैं, रिंग है, अम्ब्रेला भी फेल हो रहा है, तो आखिरकार पहले दिन में आपने कोशिश क्यों नहीं की गई पाइलिंग मशीन बुलाने की? शायद बच्चा बच जाता। हाँ बिल्कुल, पहले दिन भी अगर कोशिश की जाती, क्योंकि पाइलिंग मशीन में कभी जो हमने कल जो चली तो उसका भी हमने देखा, उससे भी समय बहुत लगने की संभावना थी, क्योंकि जो पूरा 150 फीट का जो उन्होंने गड्ढा खोदा वो भले ही 6 से 7 घंटे में खोद लिया, लेकिन उसके बाद में जैसे पाइप डलते, हालांकि इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पाइप डलते तो वही 6 से 7 घंटे पाइप में लग जाते। उसके बाद में टनल बनने में 2 से 4 से 5 घंटे लगते, तो वो जो पूरा एक दिन का समय तो पाइलिंग मशीन में भी लगता। और पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंचने के बावजूद उसको इंस्टॉल करने में ही 5 घंटे लगते हैं। इतनी बड़ी मशीन है जो टुकड़ों में आती है, उसको जोड़ने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसमें पाइलिंग मशीन भी ऐसी कोई विशेष मशीन नहीं कहा जा सकता कि वो 2 से 3 घंटे में या 5 से 6 घंटे में उस ऑपरेशन को सफल कर दे।
फाइलिंग मशीन यदि उस लोकेशन पर मौजूद भी हो तब भी कम से कम 24 घंटे से अधिक का समय लगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश की जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी मशीनें इजाद करने की आवश्यकता है जो वास्तव में बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करे और बहुत जल्दी इस तरह की आशीष, चूंकि इस तरीके के कई मामले सामने आते रहे और हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि आप ही ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन वो अच्छी कम से कम राहत वाली खबर थी। आप और हम बात कर रहे थे कि बच्ची को बचा लिया गया, 1.5 साल की वो बच्ची थी। यहाँ दौसा में कई हादसे हो रहे हैं लगातार, तो क्या प्रशासन को अब ये नहीं चाहिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए लोगों के बीच में कि बोरवेल तो खोद लिया जाता है लेकिन उसको ढकने का काम नहीं होता है? बिल्कुल, दौसा में क्या है कि बोरवेल काफी ज्यादा है, पानी इतना नीचे है कि जो कुओं में पानी है नहीं तो लोग बोरवेल खुदाते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव इतना है कि अभी बांदीकुई में 3 माह पहले, 2.5 महीने पहले जो बच्ची गिरी, इतनी अखबार और मीडिया में पूरी समाचार आए, उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हुए, उन्होंने बोरवेल नहीं ढके। अब ये इस बोरवेल की बात करें तो बताया हमने, जब लोगों से बात की तो पिछले 4 साल से ये बोरवेल खुला पड़ा था। आसपास के लोगों ने भी इस परिवार को ये नहीं कहा कि इस बोरवेल को बंद कर दो। अब और खुद परिवार भी बिल्कुल जागरूक नहीं रहा। इसी जागरूकता के अभाव के कारण उनको एक मासूम बच्चे को गंवाना पड़ा और प्रशासन ने जागरूकता का अभाव या फिर प्रशासन की नाकामी, जो उनके द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको धरातल पर सही से उतारा ही नहीं जाता। ऐसा कोई कदम क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से आशीष उठाया जाता है कि लोगों को सबक मिल सके और लोगों में डर भी हो कि अगर बोरवेल खुला छोड़ा जाएगा तो ये कार्रवाई की जाएगी? संभवतः बोरवेल इतने खुले मिलते होंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई किसी पर की नहीं होगी। अब जिस तरह कल जो आर्यन का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में दौसा के विभिन्न एसडीएमओ ने आदेश जारी किए हैं कि खुले बोरवेल पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जब हादसा होता है तो कागजों में इस तरह के आदेश जारी होते हैं, लेकिन उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और इसी के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। 2008-9 में दौसा में एक बच्ची गिरी थी और वो उसको भी काफी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला था, जिसका नाम अंजू गुजर था, मोराडी गांव में। तो कई घटनाक्रम हुए, 5 वैसे तो करीब 10 के करीब घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन 5 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। और आशीष, वो भी बहुत जल्दी हुए, हाल ही में हुए हैं। सवाल ये कि बहुत तेजी से ये घटनाक्रम बढ़ भी रहे हैं, तो इसके लिए बड़े स्तर पर अब कार्रवाई की जरूरत है। आशीष, ये बताइए, चूंकि हम लगातार माँ को भी सुन रहे थे, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जब ऑपरेशन चल रहा था तब भी वो भावुक होती जा रही थी, अपनी बात नहीं रख पा रही थी, बस वही उस क्षण को याद कर रही थी कि मुझे बच्चा सही सलामत चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी एक बेटी अपनी अब बेटा खोया हुआ है। अभी क्या हाल है परिवार का, गाँव का, क्योंकि दुआओं का भी वो हमने दौर देखा था। बिल्कुल, जो गांव है और न केवल कालीघाट गांव बल्कि करीब आसपास के बड़ी संख्या में गांव के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। सभी ने खूब दुआ की, लेकिन उनकी दुआ काम नहीं आई। परिवार की हालत तो निश्चित रूप से इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय क्या होगी, क्योंकि जो बच्चे की माँ है गुड्डी देवी, उसका तो रो कर बुरा हाल था। कल उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। वहां जो मौजूद डॉक्टर की टीम है उन्होंने उनको उपचार दिया था और इसी के कारण जो अब रात को जैसे उसको इस बात की सूचना लगी कि आर्यन इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो पूरी तरह बेहोश हो गई और बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। और आर्यन के जो पूरे परिवार के लोग हैं, आर्यन के वो छोटे भाई बहन, वो भी काफी सदमे में थे। उनको क्योंकि आर्यन को वो घर में बाबू बोलते थे, ऐसे में जब उनको लगा कि उनका बाबू इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बच्चे भी रोने लगे। यानी पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया था। बिल्कुल आशीष, ये एक दुखद खबर कही जा सकती है। जब ऑपरेशन सफल नहीं होता है तो एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं उनको भी मायूसी लगती है, क्योंकि उनकी भी मेहनत होती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, और ऐसे में जरूरी है प्रशासन को भी यहाँ पर कई बड़े कदम उठाने के लिए। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के काफिले में टैक्सी कार के टकराने के मामले में अपडेट दे दें। जगतपुरा में हुई दुर्घटना की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। तो डीसीपी पूर्व तेजस्वी गौतम को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीजीपी ने दिए दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश और इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि डीजीपी साहू ने एसआई सुरेंद्र सिंह की मृत्यु पर भी दुख जताया है। शोक व्यक्त किया गया उनकी तरफ से और आज चांदपुर पुलिस लाइन में दी जाएगी उन्हें
श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि एएसआई को दी जाएगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, इस पूरे मामले को लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है क्या जांच के लिए? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के सीएमओ काफी गंभीर था, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह विभाग के अधिकारियों की मीटिंग मिली थी, जिसके बाद डीजीपी युवा साहू ने इस पूरे मामले की दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए और ये उच्च स्तरीय जांच अब डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंपी गई है। वे ही इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिरकार वे कौन सी खामियां रही, लापरवाही रही या फिर ये घटना की वजह क्या रही, क्यों ये घटना ऐसी हुई, उसकी जांच डीसीपी ईस्ट करेंगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है पवन कुमार, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती है और ऐसे में उसके बयान नहीं हो सके। लेकिन वहां जो सीसीटीवी फुटेज चौराहे के आसपास लगे हुए नजर आए हैं पुलिस को, उनको देख करके भी जांच का बिंदु दिशा तय होगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि ये दुर्घटना कारित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हुआ और साथ में एक एएसआई ने अपनी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी को निभाते हुए अपनी जान गंवा दी। वहीं आज एएसआई सुरेंद्र सिंह का जो शव है वो चांदपुर पुलिस लाया जाएगा पुलिस लाइन में, और यहीं पर सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देंगे पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी, उनके साथी कर्मचारी पुलिसकर्मी उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द करने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय होगी और कितने दिनों में होगी ये देखना होगा। ये आगे जांच में भी पता चलेगा और तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां से बड़ी खबर है। बीती रात बताया जा रहा है कि नेतेवाला बस स्टैंड पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में टेंट हाउस में काम करने वाले एक युवक ने अपनी जान गंवा दी थी। टिफिन सप्लाई लेकर युवक ने जो आया था उसने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीती रात नेतेवाला बस स्टैंड पर फायरिंग का मामला। फायरिंग में टेंट हाउस में काम करने वाले युवक की मौत हो गई। टिफिन सप्लाई लेकर आए युवक ने फायरिंग की है। हालांकि ये फायरिंग क्यों की, अब ये जाहिर तौर पर जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बीती रात की ये घटना है जब इलाके में हड़कंप मच गया। नेतेवाला बस स्टैंड के पास फायरिंग की जैसी ही आवाज लोगों ने सुनी तो उनके बीच भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है इस पूरी घटना में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि आरोपी कौन थे इसकी भी तलाश जो है पुलिस कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और उसी के आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। सभी विभागों की उपलब्धियों का एक खाका तैयार किया जाएगा और उसमें अधिकारी जुट चुके हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अपने 1 साल की उपलब्धियों का खाका तैयार कर लिया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि 50,000 दिव्यांगों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल जो लिम्बस से दिए जाएंगे। ये उपकरण एक साथ 10,000 दिव्यांगों को बांटे जाएंगे। साथ ही स्कूटी भी दी जाएगी। वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी जाएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि वंचित लोगों को लाभ मिल सके, साथ ही योजनाओं का लाभ अंतिम वर्ग तक पहुंच सके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में राजस्थान सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम 17 दिसंबर को होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के उन पीड़ित परिवारों को फायदा भी मिलेगा और आर्थिक सहायता भी मिलने वाली है। मुख्य रूप से पहली बार राजस्थान में 50,000 लोगों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग है, आर्टिफिशियल लिम्स, जो हमारे विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पहले चरण में सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक साथ 10,000 लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को हम लोग ये उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। एक ही दिन में इतने लोगों को उपकरण जो है वितरित किए जाएंगे। इसके साथ में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी है। उपचुनाव में 6 सीटों पर शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस में मंथन और संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इसको लेकर 2 दिन मंथन का दौर चलेगा, जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। बूथ से लेकर ब्लॉक और जिलों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 16 से 17 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले होने की संभावना भी जताई जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देंगे पदाधिकारियों को टास्क। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया है कि 16 और 17 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस बैठक को लेंगे और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त